अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास। उम्मीद है बच्चों खैरियत से होंगे। आज बेटा 9 दिसंबर है 2020। ठीक है। आज आपके लिए अपनी मदद आपके चंद अहम तरीन इक़्तिबासात मैंने लिए हैं, जिसकी तशरीह अमूमन बहुत बार बोर्ड्स में आ चुकी है। ठीक है, तो वो हम करते हैं। हमारा बेटा हवाला इक़्तिबास मैंने ऊपर दे दिया है। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि, और ख़त्म हो रहा है, शख्सी चाल चलन को तरक्की ना दी जावे। ठीक है। सर सैयद के बारे में पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। वो कितनी आला शख्सियत थे, अवाम के साथ कितने मुखलिस थे, अपने मुल्क व मिल्लत के साथ उनका क्या किरदार था, अपने लिए वो कितना जिए और दूसरों के लिए कितना जिए। ठीक है। तो वो सर सैयद अहमद ख़ान के अदात व ख़साइल थे। ठीक है। अपनी मदद आपसे ये पैराग्राफ्स लिए गए हैं, ये अहम हैं। ठीक है, इस तरफ बढ़ते हैं बेटा। मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है और सबक का उन्वान है अपनी मदद आप। पैराग्राफ बहावलपुर बोर्ड 2007 में आया, डीजी खान बोर्ड 2013 में आया, मुल्तान बोर्ड 2017 में आया और फ़नी बोर्ड 2018 में आया। ठीक है। इतना अहम पैराग्राफ है जिसकी हम तशरीह की तरफ चलते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम वन बाय वन जो चीज़ जहाँ से अहम मिला करेगी हम तरतीब को छोड़कर भी उसे तैयार करेंगे। तशरीह तलब अबारत में मुसन्निफ़ लिखते हैं, बल्कि अबारत में आपको सुना देती हूँ, किसी किस्म की कन्फ्यूजन न रहे। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी व उम्दगी और कद्र व मंजिलत बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर इस मुल्क की रियाया के चाल चलन, इखलाक व आदत, तहज़ीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है। क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है और एक कौम की तहज़ीब दर हकीकत इन मर्द व औरत बच्चों की शख्सी तरक्की है जिनसे वो कौम बनी है। कौमी तरक्की मजमूआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज़्ज़त, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुली मजमूआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्ज़ी और शख्सी बुराइयों का। फ़र्दन फ़र्दन जब हर किसी में ये चीज़ें पाई जाएं। ठीक है। ना तहज़ीबी हो, बदचलनी जो इखलाकी व तमद्दनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है, दर हकीकत वो खुद इसी शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और निस्तो नाबूद कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाएंगी। जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की न दी जाए। ठीक है जी। इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं था और मुश्किल अल्फाज के मानी आपको लिखवाए जा चुके हैं। ठीक है। तशरीह तलब अबारत की तरफ बढ़ते हैं। तशरीह तलब अबारत में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि तमाम तजर्बात और आजमाइशों से ये साबित हो चुका है कि किसी मुल्क की खूबी और कदर कीमत जांचने का पैमाना इसकी रियाया होती है। क्योंकि कौम अफराद के मजमूए का नाम है और हर फ़र्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा होता है जो उसे बामे अरूज पर ले जाने का ज़रिया बन सकता है, और यही सितारा कौम के ज़वाल का सबब भी बन सकता है। इसीलिए अफराद की अहमियत के पेश नज़र अल्लामा इकबाल का फरमान है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। चुनाचे किसी मुल्क और हुकूमत की अच्छाई का इन्हसार इसके अवाम के किरदार पर होता है, क्योंकि कौम शख्सी किरदार से ही तश्कील पाती है। ये तो नामुमकिन है कि अवाम का मिजाज, किरदार, चाल चलन, इखलाक व आदात के बरक्स हुकूमत इनफरादियत रखती हो। इसीलिए अगर मुल्क की रियाया के तौर तरीके
रंग ढंग, रसूम व रवाज, इखलाक व आदात, तहजीब व शाइस्तगी उम्दा है तो हुकूमत भी उम्दा होगी। अगर उम्दा नहीं है तो हुकूमत भी बुरी होगी, क्योंकि अफराद के मजमूई किरदार से हुकूमत भी मुतासिर होती है और अफराद का चाल चलन भी किसी हुकूमत के अच्छा या बुरा होने का तयन करता है। दरअसल किसी मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार, अज़मत और बड़ाई का इन्हसार वहाँ की रियाया पर होता है, वहाँ की आवाम पर होता है, क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है। एक कौम की तहजीब व शाइस्तगी दरअसल इन मर्द औरत और बच्चों की तरक्की होती है जिससे वो कौम बनी हो। अगर एक कौम के अफराद जिनमें मर्द औरत और बच्चे शामिल होते हैं, अगर ये मुहज़्ज़ब, तहजीब याफ्ता, अच्छे चाल चलन के हामिल होंगे तो कौम भी तरक्की याफ्ता होगी। इसके बाद मुसन्नफ़ ने कौमी तरक्की के 4 अहम नकात या औसाफ गिनवाए हैं। इनमें पहला नुक्ता या वस्फ़ ये है कि कौम का हर फ़र्द इनफरादी लिहाज से मेहनती हो, यानी हर कोई अपने ताईं दिल लगा कर मेहनत करने वाला हो और मेहनत पर यकीन रखते हुए अपनी सलाहियतों को बुरूए कार लाए। कुरान मजीद में इरशाद होता है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। मेहनती इंसान किसी भी कौम के माथे का झूमर होता है। झूमर सजावट वाला एक जेवर, ठीक है, जो माथे पर लगाया जाता है। मेहनती इंसान जहाँ अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाता है, वहाँ कौमी तरक्की में भी मुआवन साबित होता है, मददगार साबित होता है। दूसरी खूबी या नुक्ता जो मुसन्नफ़ ने बताया है वो हर फ़र्द में ज़ाती इज़्ज़त का एहसास है। अगर कौम का हर फ़र्द अपनी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखता है तो उसे कौम की इज़्ज़त का भी ख्याल होता है। इसके बरक्स जिसे अपनी इज़्ज़त का एहसास नहीं होगा उसे कौम की इज़्ज़त व वक़ार का भी हरगिज़ ख्याल नहीं होगा। जिसे पता ही नहीं है इज़्ज़त क्या है, किस चिड़िया का नाम है, वो किसी दूसरे को इज़्ज़त क्या दे सकता है। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह ताला है और ज़ाती इज़्ज़त व वक़ार को बरकरार रखने की कोशिश ही से कौम की इज़्ज़त व आबरू बरकरार रहती है। तीसरी खूबी या नुक्ता शख्सी ईमानदारी है। हर शख्स अपने आप में ईमानदार हो, वो ये ना सोचे कि कोई देख रहा है कि नहीं, उसके अंदर ईमानदारी भरी हुई हो। तो ऐसे लोग ही सही मुसलमान हैं जिन्हें एहसास है कि परवरदिगार हर जगह मौजूद है। अगर कौम का हर फ़र्द ज़ाती लिहाज से ईमानदार है और अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से सरअंजाम देता है तो ये खूबी कौमी तरक्की का सबब बनती है। चौथा नुक्ता जो मुसन्नफ़ ने बयान किया है वो शख्सी हमदर्दी है। अगर कौम का हर फ़र्द ज़ाती लिहाज से हमदर्द है तो वो कौम का भी हमदर्द होता है। वो कौम के दीगर अफराद के दुख दर्द में शरीक होगा, दूसरों के भी काम आएगा। मुसन्नफ़ ने ये वो औसाफ, वो खूबियाँ या नकात बयान किए हैं जो किसी भी कौम की तरक्की के असबाब होते हैं, की वजह बनती हैं। अगर कोई कौम तरक्की याफ्ता है तो इसके पस मंज़र में मुदरजा वाला 4 औसाफ अहम किरदार अदा कर रहे होंगे जिनको बुरूए कार लाकर वो कौम तरक्की याफ्ता कौम बनी। ये वो असबाब हैं जिनको बुरूए कार लाकर कोई भी कौम तरक्की याफ्ता बन सकती है। इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने कौमी ज़वाल के असबाब भी लिखे। कौम के ज़वाल के असबाब में सबसे पहले सुस्ती और काहली का जिक्र किया है। जब किसी कौम के अफराद ज़ाती तौर पर काहली और सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं तो वो कौमी ज़वाल का सबब बनते हैं। कौमी ज़वाल की दूसरी वजह शख्सी बेइज्जती है। तमाम अफराद में इज़्ज़त का एहसास नहीं होगा तो इन्हें कौमी वक़ार और इज़्ज़त का लिहाज भी नहीं होगा। तीसरा सबब शख्सी बेईमानी है।
جب افراد بے ایمانی کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے انجام نہیں دیتے، جس سے وہ قومی زوال کی بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی وجہ شخصی خود غرضی ہے۔ جب قوم کے اشخاص خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ انسانی ہمدردی سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام نہیں آتے۔ نفسا نفسی ان میں پڑی ہوتی ہے، بس اپنے آپ کے سوا وہ کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے۔ زوال کا آخری سبب ذاتی برائیاں ہیں۔ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے۔ جب قوم کے ہر فرد میں یہ برائیاں پائی جائیں گی تو قوم پستی اور زوال کا شکار ہو جائے گی، اور ان اسباب سے معاشرہ اخلاقی، تہذیبی، تمدنی اور معاشرتی برائیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کی برائیوں نے جمع ہو کر ایک برے معاشرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی پھیل گئی ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی پھیل گئی ہے۔ مزید مصنف کہتے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ بیرونی امداد اور کوششوں سے معاشرتی برائیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جڑ سے اکھاڑ دیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہماری برائیاں ہمارے لیے اذیت کا باعث ہیں۔ ان کا تدارک کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں بروئے کار لانی چاہیے، نہ کہ باہر سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر ہم خود برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو برائیاں کسی اور نئی صورت میں زیادہ پرورش پائیں گی۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی کردار کی حالتوں کو ترقی دیں اور اپنی اصلاح خود کریں۔ سر سید احمد خان قوم کے عظیم مسلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ شخصی زندگی، ذاتی چال چلن عمدہ سے عمدہ تر ہونا چاہیے ان کے خیال کے مطابق۔ آپ نے قوم کو، عوام کو سدھارنے کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ مسلمان نوجوان نسل کی تربیت کی طرف متوجہ ہوں، تو سر سید احمد خان نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے، اس وقت کی نسل کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ضروری تھا۔ نوجوان جدید تعلیم سے آراستہ ہوں، تہذیب و شائستگی سیکھیں، گفتگو کا مؤدبانہ انداز سیکھیں، زمانے کے طور طریقے اور رنگ ڈھنگ سے آشنا ہوں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کوشش تھی، سب سے بڑی آپ کی خواہش تھی، اور آپ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ جب یہ اوصاف نوجوان میں دکھائی نہیں دیتے تو سر سید مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تمہاری اولاد کا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا ہے اور انہوں نے گفتگو کا جو انداز اختیار کر رکھا ہے، جس قسم کا حلیہ بنا رکھا ہے، جس رنگ ڈھنگ کا وہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، کیا ہماری ترقی کا باعث بن سکتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہاری اولاد سیر و تفریح، کھیل تماشوں کی رسیا اور دل دادا ہے، پڑھائی کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہے، تہذیب و اخلاق کو بالکل بھلا دیا ہے، انہوں نے اسلامی اقدار سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اپنے بڑوں کی میراث کو اڑانے کے، ختم کرنے کے، جڑ سے اکھاڑنے کے چکر میں ہیں۔ ان تمام حالات کے پیش نظر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی اور ذاتی چال چلن ان کے اخلاق و عادات اور نیکی و سچائی میں بہتری اور عمدگی لا سکتا ہے؟ کیا وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ترقی قومی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ تو بیٹا، یہاں درس آپ کے لیے ہے، یہاں نصیحت آپ سب کے لیے ہے
کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ سب میں ایمانداری نام کی چیز ہے؟ کیا آپ اپنی ذات کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا آپ ملک و ملت کے لیے عزت کا باعث بن سکتے ہیں؟ کیا ایسی بامعنی بامقصد تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکے؟ ٹھیک ہے، تو بچوں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اسباق نہیں ہیں، یہ صرف پیپر پاس کر کے نمبر لانے کا ذریعہ نہیں ہے میرے بچوں، یہ آپ کی اصلاح ہے۔ جو ہمارے سارے بڑوں نے، ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا کچھ لکھ گئے اور وہ کر کے دکھا گئے۔ اب اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنی ذات کو ان راہوں پر چلانا ہے جہاں کامیابی کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل اسی میں سے کسی اور عبارت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ لیکچر سٹارٹ کروں گی۔ اللہ حافظ۔